गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस पर। साथियों, आज है 24 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथियों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होते हैं हमारे क्लास में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए साथियों, सारे क्वेश्चंस एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो इनका नाम जो है विराट कोहली है, जो कि T20 मैच में 12,000 रन बनाए हैं। ठीक है, वह भारत के पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो इन क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए और क्वेश्चन जो है आप अच्छे से याद भी कर पाओ। तो इनका जो पहला पॉइंट है, कोहली ने 366वीं पारी में 12,000 रन का आंकड़ा पार किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, वह 12,000 का मार्क छूने वाले दुनिया के छठे और भारत के पहले बैटर बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, T20 में सबसे ज्यादा 14,562 रन वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने बनाए हैं, जो कि क्रिस गेल ने 345 पारियों में ही 12,000 रन पूरे किए थे। ठीक है, अब विराट कोहली जो है 366वीं पारी में 12,000 रन पूरे किए हैं, है ना। तो पहले बैट्समैन जो है क्रिस गेल जो हैं, जो कि वेस्टइंडीज के हैं। ठीक है, इन्हें आप चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये चार्ट है, पहला नंबर पे जो है क्रिस गेल है, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। दूसरे नंबर पे विराट कोहली हैं, जो कि भारत के हैं। तीसरे नंबर पे डेविड वार्नर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। चौथे नंबर पे एलेक्स हेल्स हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं। शोएब मलिक है, जो कि पाकिस्तान से हैं। किरण पोलार्ड है, जो कि वेस्ट इंडीज से हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, 6 के 6 पॉइंट्स, 6 के 6 बैट्समैन हैं, जो कि विराट कोहली जो है दूसरे नंबर पे आते हैं और भारत के पहले बैट्समैन हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन का जो पहला नाम था उसे सिराज बाग कहा जाता था। ठीक है, अभी जो इनका नाम है इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। इनके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप समझ लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पहला पॉइंट है, 23 मार्च को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन, पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है ना। यानी कि घूमने फिरने वाले अब जा सकते हैं। 23 मार्च से उन्हें चालू कर दिया गया है। यह कहाँ पे है? तो यह डल झील और जबरबान पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, इनके और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप समझ लीजिए। यह गार्डन का पहले नाम सिराज सिराज बाग था, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। यह 55 हेक्टेयर जमीन पर फैले गार्डन में 17 लाख ट्यूलिप पौधे लगाए गए हैं। ट्यूलिप पौधे जो हैं 17 लाख वहाँ पे लगाए गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, यहाँ इनका नाम जो है सिराज बाग था पहले, अभी इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन है ना। चलिए अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन की स्थापना जो है 2007 में हुई थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है, इसकी शुरुआत जो है हॉलैंड में इंपोर्टेड 50,000 ट्यूलिप पौधों के साथ छोटे पैमाने पर हुई थी। ठीक है, चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, है ना। हमारे देश के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं, उसी तरह भूटान के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, जो कि 22 मार्च को भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नवाजा गया। वहीं पर दूसरा पॉइंट देख लीजिए, भूटान के जो राजा हैं जिंगबे वांगचुक है ना, उन्हीं के द्वारा ऑर्डर ऑफ ड्रोल ग्यालपो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो उन्हें दिया ही गया, वहीं पे ऑर्डर ऑफ ड्रोक ग्यालपो अवार्ड भी दिया गया, है ना। पीएम नरेंद्र मोदी जो है यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रोक ग्यालपो को
लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होती है। ये अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो, ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने किस म्यूचुअल फंड्स को नया निवेश लेने पर रोक लगा दी है, ठीक है। तो सेबी ने शेयर एक म्यूचुअल फंड है जिस पे रोक लगा दी है, उनका नाम है ईटीएफ। ईटीएफ एक विदेशी शेयर है ना, जिस पे रोक लगा दी है। और क्यों लगा देती है, तो $7 बिलियन से जो है ना शेयर किसी भी कंपनी का आगे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए 7 बिलियन तक अगर पहुंच रही है कंपनी की शेयर तो उन्हें रोक लगा देती है सेबी, ठीक है। इनके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप समझ लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। 22 मार्च को शेयर मार्केट ने रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को नया निवेश लेने पर रोक लगा दी है, ठीक है, पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है फॉरेन ईटीएफ में निवेश लिमिट के करीब पहुंचने पर सेबी ने आदेश जारी किया है। अगला पॉइंट आप समझ लीजिए, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। इसके लिए $7 बिलियन यानी कि करीब 58,347 करोड़ रुपए की मैक्सिमम लिमिट तय है ना, यानी कि $7 बिलियन लिमिट तय है ना। मैक्सिमम बोल रहे हैं, मिनिमम वो भी नहीं, मैक्सिमम लिमिट। इस लिमिट के बाहर जाने के बाद सेबी इसमें निवेश पर रोक लगा देती है। तो अगर $7 बिलियन ऊपर से जा रही है तो सेबी जो है इसे रोक लगा देती है। इसके लिए ईटीएफ यानी कि इस पे रोक लगा दी है ना। इससे पहले जो है जनवरी 2022 में इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है $7 बिलियन तक पहुंच गई थी, तभी भी उन्होंने रोक लगा दी थी। अब 2022 में भी 2024 में भी रोक लगा दी है। चलिए शेयर मार्केट के क्वेश्चन थे, आपको समझ में आते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में आईएसए के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। जिस तरह से आईएएस के अध्यक्ष होते हैं, आईपीएस के अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह से आईएसए के भी अध्यक्ष हैं जो कि नवीन जिंदल जी को बनाया गया है ना। इनका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। इनके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप समझ लीजिए। 21 मार्च को भारतीय बिजनेसमैन और पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने इंडियन स्टील एसोसिएशन आईएसए के अध्यक्ष बने हैं। तो आईएसए के अगर फुल फॉर्म आप समझोगे तो इंडियन स्टील एसोसिएशन है, ठीक है। और नवीन जिंदल कौन है, तो भारतीय बिजनेसमैन है और पूर्व सांसद भी है ना। वो अभी भी चेयरमैन और चांसलर भी है, जो कि आपको पॉइंट्स में समझ में आएंगे। अगला पॉइंट है नवीन जिंदल को आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ दिलीप ओमन की जगह चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो थे दिलीप ओमन जी थे, अभी जो है नवीन जिंदल है। तीसरा पॉइंट है नवीन जिंदल अभी भी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन है, ठीक है। और वह नवीन जिंदल जो है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी है। तो अभी अध्यक्ष तो बने ही हैं लेकिन वह चेयरमैन भी है, जो कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन है और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी है ना। आईएसए डोमेस्टिक और ग्लोबली दोनों प्लेटफॉर्मों पर भारत की स्टील इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आईएसए जो है भारत की स्टील इंडस्ट्रीज की रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ग्लोबली ओल से, ठीक है, ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है। आईएसए की स्थापना जो है 2014 में भारत की स्टील मैन्युफैक्चर कंपनियों की ओपेक्स बॉडी के रूप में हुई थी, ठीक है। तो ओपेक्स बॉडी के रूप में जो स्थापना हुई थी स्टील मैन्युफैक्चरर के रूप में, आईएसए की स्थापना 2014 में हुई थी, ठीक है। अभी इनका अध्यक्ष कौन किसे बनाया गया, तो नवीन जिंदल जी को बनाया गया। इससे पहले कौन थे, इससे पहले जो थे दिलीप ओमन जी थे, है ना। और नवीन जिंदल जो है अभी चेयरमैन भी है और चांसलर भी है। कहाँ चेयरमैन किसके हैं, तो चेयरमैन जो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन है और चांसलर जो है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर है। इतना आप याद रखिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में टीम चेन्नई सुपर किंग, आप बहुत नाम सुने होंगे, आईपीएल अभी चल भी रही है, तो सीएसके के जो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ दी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। इनके पॉइंट है वो आप समझ लीजिए। 21 मार्च को भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तानी छोड़ दी है, ठीक है। उनके जगह पे कौन आया है, तो उनके जगह पे ऋतुराज गायकवाड़ आया है, ठीक है। सीएसके कप्तान जो है अभी ऋतुराज गायकवाड़ है। उनसे पहले जो थे महेंद्र सिंह धोनी जी थे, जो कि कप्तानी छोड़ दी। और एमएस धोनी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में 2020 में ही रिटायरमेंट भी ले लिया था और भारत की अपनी कप्तानी में
आईसीसी की चैंपियनशिप ट्रॉफी 2013 में दिलाई थी, वनडे वर्ल्ड कप 2011 में दिलाई थी और टी20 वर्ल्ड कप जो है 2007 में जिताने वाले इकलौते कप्तान हैं। ठीक है, तो आईसीसी भी दिलवा चुके हैं, 2013 में वर्ल्ड कप भी 2011 में वर्ल्ड कप भी दिलवा चुके हैं और 2007 में टी20 वर्ल्ड कप भी दिलवा चुके हैं। ठीक है, अभी जो है ऋतुराज गायकवाड़ है जो कि सीएसके के कप्तान होने वाले हैं। ठीक है, और क्रिकेट चल भी रही है आईपीएल, आज भी संडे है तो आज भी 2 मैच। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने जासूसी के लिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो अमेरिका जो है अपने देश के लिए, अपने देश में जासूसी के लिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ठीक है, वहाँ पे इस तरह से भारत में भी सैटेलाइट लॉन्च होते रहते हैं और जो कि अमेरिका जो है अपने देश को बचाने के लिए, जासूसी के लिए 3 सैटेलाइट, यानी कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उन्होंने। ठीक है, इनका जो पहला पॉइंट है आप जान लीजिए। 21 मार्च को अमेरिकी कंपनी रॉकेट लैब ने वर्जीनिया से जासूसी के लिए बनाई गई 3 सैटेलाइट्स को इलेक्ट्रॉन रॉकेट के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम जो था NROL 123 है ना। कंपनी इसे लाइव एंड लेट फ्लाई भी कहती है। तो इस मिशन का नाम जो था NROL 123। ठीक है, अगला पॉइंट है अमेरिकी कंपनी रॉकेट लैब ने अब तक 46 इलेक्ट्रॉन मिशन लॉन्च किए हैं। यह 5वां मिशन था जिसे रॉकेट लैब ने नेशनल रिकॉग्निसेंस ऑफिस यानी NRO के लिए लॉन्च किया है। तो NRO का फुल फॉर्म समझ सकते हैं, नेशनल रिकॉग्निसेंस ऑफिस। ठीक है, 1960 में इसने पहली स्पाई सैटेलाइट कोरोना लॉन्च की थी। तो कोरोना वायरस जो आप नाम सुने हैं, तो कोरोना इससे पहले भी लॉन्च की गई है, जो कि अमेरिका के द्वारा ही लॉन्च किया गया, 1960 ईस्वी में ही लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, रॉकेट लैब 178 उपग्रहों की अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है। ठीक है, तो रॉकेट लैब जो है 178 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है। अभी जो है 3 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया है, रॉकेट लैब, जो कि अमेरिका में लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने एफडी पर 8% तक सालाना ब्याज दर किया है ना। तो आईडीएफसी बैंक जो है, इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। आईडीएफसी बैंक जो है अपने 3% से 8% तक सालाना ब्याज दर कर दिया है ना। अगर आप सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप एफडी भी जमा करिए बैंक में, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेंगे, है ना। इनका जो पहला पॉइंट है वो आप समझ लीजिए। 21 मार्च को प्राइवेट सेक्टर लेंडर यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज की दर 3% से 8% तक कर दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है ब्याज की दरों में बदलाव 2 करोड़ से कम की एफडी पर किया गया है। तो एफडी तो ब्याज की दर बढ़ी है, लेकिन कितने करोड़ रुपए तक? तो 2 करोड़ तक। आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप 10 लाख 20 लाख जमा करा सकते हैं, लेकिन हाँ वह टैक्सेबल इनकम होता है। ठीक है, चलिए एफडी पर मिले इंटरेस्ट इनकम को इनकम ऑफ अदर सोर्सेज माना जाता है। ठीक है, तो एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलती है उनका नाम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए साथियों। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको समझ में आते हैं तो आप हमें थम्स अप करके सहयोग कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन आप उन्हें भी एग्जाम होगा तो उन्हें भी क्वेश्चंस बनाना होता है। ठीक है, तो आप साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, लाइक करने का भी कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए साथियों, 22 मार्च के महत्वपूर्ण दिन है जो कि आपको याद रखने हैं। इनका जो पहला पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, देखता हूँ मैं भी आप कितने याद रख सकते हो। समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाए तो आपको याद भी हो जाएंगे। पहला पॉइंट जो है 1912 में बिहार जो है देश का 12वां राज्य बना था। तो बिहार राज्य जो है देश का 12वां राज्य कब बना था? तो 1912 ईस्वी में बना था। ये जो पहला पॉइंट आप देख रहे हो 1912, इसे आप याद रखिएगा। मैं आपको इसे बाद में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इनके भी और भी पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट जो है 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की वजह से देश में जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। अगर पूछा जाए कि कोविड-19 की जनता कर्फ्यू कब लगी थी, तो 22 मार्च के दिन ही पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगा दिया गया था, क्योंकि
बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई थी, है ना, कोरोना वायरस आ गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। 2007 में पाकिस्तान ने हत्फ 7 मिसाइल का परीक्षण किया था। तो पाकिस्तान ने हत्फ 7 मिसाइल का लॉन्च परीक्षण जो है 2007 में किया था। ठीक है, उसी तरह से 2005 में हिकी पुण्य पोहाम्बा ने नामीबिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तो 2005 में जो है हिकी पुण्य पोहाम्बा ने नीबिया के राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली थी? तो 22 मार्च के दिन ही ली थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। 1993 को दुनिया भर में विश्व जल दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो पहली बार 1993 में विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया गया था। 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में ही मनाते हैं। ठीक है, जल जो है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे बहुत खराब है, खैर कोई नहीं, हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। 1977 को इमरजेंसी के बाद हुए इलेक्शन में कांग्रेस की हार के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस की हार के बाद प्रधानमंत्री जी थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था 1977 ईस्वी में। ठीक है, तो 22 मार्च के दिन ही दिए थे। ठीक है, 1969 में भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लिमिटेड का उद्घाटन हुआ था। तो भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लिमिटेड का उद्घाटन जो है 1969 ईस्वी में 22 मार्च के दिन हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। 1964 में कलकत्ता में पहली विंटेज कार रैली का आयोजन हुआ था। तो कलकत्ता में जब पहली विंटेज कार जो थी उसका आयोजन जो है 1964 ईस्वी में 22 मार्च के दिन किया गया था। उसी तरह से 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय के तौर पर भारत आए हुए थे। ठीक है, वायसराय के तौर पर भारत जो थे आखिरी वायसराय के तौर पर भारत आए हुए थे, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, जो कि 1947 ईस्वी में 22 मार्च के दिन आए थे। ठीक है, पहला पॉइंट देखेंगे। 1890 में रामचंद्र चटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। पैराशूट से अभी लोग कितने उड़ते हैं, कितने आदमी, अभी तो खेल ही हो गया है एक तरफ से, है ना, लेकिन जो पहले भारतीय व्यक्ति थे उनका नाम था रामचंद्र चटर्जी, है ना। आप कितने बड़े हीरो हैं, तो उनसे पहले भी, आपसे पहले भी हीरो आ चुके हैं, इनका नाम है रामचंद्र चटर्जी। 1890 में ही यह काम कर चुके थे। ठीक है, चलिए साथियों, मैंने आपको पहले बताया था ये जो पहला पॉइंट है 1992 में भारत बिहार का जो है बाबा राज्य बना था। चलिए इनके जो और भी पॉइंट है वो आप समझ सकते हैं। बिहार 1912 में आज ही के दिन यानी कि 22 मार्च के दिन ही बिहार देश का 12वां राज्य बना था। ठीक है, अगला पॉइंट है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके इसे एक नया राज्य बनाया गया था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था यह नया राज्य बिहार, इसलिए आज ही के दिन यानी कि 22 मार्च के दिन ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हालांकि 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा नाम एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। तो पहले बंगाल से बिहार हुआ, बिहार से फिर अलग होकर उड़ीसा हुआ, और वहीं पे 2000 ईस्वी में एक बार फिर से बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड नया राज्य अस्तित्व हुआ, है ना। तो बिहार से फिर अलग हो गया जो कि झारखंड बना, उड़ीसा तो हो ही गया था और बंगाल से अलग हो गया। तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह थे, है ना। चलिए, जिस तरह से आपने 22 मार्च के महत्वपूर्ण दिन देखे हैं, आपको पॉइंट समझ में आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए साथियों, उसी तरह से 23 मार्च के भी कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। साथियों, सारे इंपॉर्टेंट डे है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें बहुत टाइम लगता है इसे तैयार करने में, है ना साथियों। लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में, आपको लाइक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप हमें सब्सक्राइब करके समर्थन दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, है ना। हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइबर से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से। ज़्यादा काम करने की इच्छा होती है, ज़्यादा अच्छे से अच्छे ढंग से क्वेश्चन तैयार करने में, क्वेश्चन डिजाइन करने में हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हमारी क्लास जो है रुक गई थी, लेकिन अभी जो है निरंतर क्लास चलने वाली है। तो इंडियन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले इसका नाम जो है कृष्णा प्रजापति था, लेकिन अभी इसे इंडियन क्लासेस कर दिया गया है। लेकिन आपको अगर इंडियन क्लासेस करंट अफेयर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कृष्णा प्रजापति करंट अफेयर्स के नाम से सर्च करोगे तो आपको हमारे चैनल के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे।
आप सर्च कीजिएगा कृष्णा प्रजापति करंट अफेयर्स, है ना। कुछ दिन वीडियो ये चलेंगे, तो इंडियन क्लासेस आपको वहाँ पे भी यूट्यूब पे आप सर्च करोगे इंडियन क्लासेस करंट अफेयर्स, तो आपको हमारे यूट्यूब के जितने भी वीडियो होंगे करंट अफेयर्स के वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। सभी साथियों 10 मार्च के महत्वपूर्ण दिन है वो आप याद रख लीजिए। पहला पॉइंट जो है 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो 1931 में जो है 23 मार्च के दिन ही भगत सिंह जी को, राजगुरु को और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। इसी के लिए हम लोग 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हीं 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, इसीलिए हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए साथियों अगला पॉइंट देखेंगे। 2011 में हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर का निधन हुआ था। तो आपने बहुत नाम सुना होगा एलिजाबेथ, उनका निधन जो है 2011 में हो चुका था, जो कि हॉलीवुड एक्ट्रेस थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। 1998 में जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म, जेम्स कैमरून उन्हीं की हॉलीवुड फिल्म थी टाइटैनिक, जिन्हें 11 ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक है, जो कि रिकॉर्ड है अभी तक 11 ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला फिल्म था टाइटैनिक, है ना, जो कि जेम्स कैमरून की फिल्म थी। 1998 में ही उन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 23 मार्च के दिन। अगला पॉइंट देखेंगे। 1976 में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का जन्म हुआ था। तो केंद्रीय मंत्री जो रह चुकी हैं, बीजेपी नेता भी रह चुके हैं स्मृति ईरानी, जिनका जन्म जो है 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1910 में समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर सिंह लोहिया, राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है 1910 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी ईस्वी चलती है ना, आपको याद होगा, और जयनगर से दिल्ली जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। 1857 में न्यूयॉर्क के नए डिपार्टमेंटल स्टोर में पहली बार कमर्शियल एलिवेटर लगाई गई थी। तो पहली बार जो है कमर्शियल एलिवेटर जो है न्यूयॉर्क में लगाई गई थी 1857 ईस्वी में 23 मार्च के दिन। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन के दौरान मुस्लिम के लिए अलग देश पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो 1940 में मुस्लिम लीग जो है लाहौर अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग के लिए अलग देश यानी कि पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी थी। तो वह 23 मार्च के दिन दी गई थी। ठीक है साथियों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, है ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सारे आपको याद रखने हैं। क्वेश्चंस में आपको एक एक पॉइंट जो होता है, एक एक नंबर जो होता है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। आपको कट ऑफ जो है 70-80 जाती है अभी, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो कि हमें बहुत टाइम लगता है आपके लिए तैयार करना, है ना। सारे साथियों आपके लिए इतना मेहनत करते हैं हम लोग, है ना। तो आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उससे साथियों, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। चलिए साथियों, आप इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोज आए आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, है ना। साथियों पहले क्लास हमारी बंद हो चुकी थी, लेकिन अभी जो है निरंतर चलने वाली है। ठीक है, तो इंडियन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इंडियन क्लासेस के परिवार में आपका स्वागत रहेगा। चलिए साथियों, आपके आज के लिए इतना ही, आपका समय शुभ हो।